Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 8th of January 2021, Friday. Inspiration of the day is strive not to be a success but rather to be of value. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. GDP may contract 7.7% in financial year 21 government. Students, in today's newspaper, there are a number of sections that are actually related with the GDP growth forecast and GDP related news. So what I have done, I have compiled all those sections into this article number 1. So in article number 1, we are actually discussing the different articles from article number 1 as well as from page number 5. Let's come back to the news. GDP may contract 7.7% in financial year 21 government. And this is the front news or the main news of Business Standard newspaper for today. The pandemic will pull down India's gross domestic product by 7.7% in 2020-21. The first advanced estimate of GDP has been released by NSO on Thursday. So as per the government data, India's GDP for this financial year means financial year 21, it may contract up to 7.7%. And if you have remember, if you're continuously following my news analysis, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन को लेकर के डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं इंडिया की जीडीपी को लेकर के, ग्लोबल जीडीपी को लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैव देयर ओन एस्टिमेट्स, देयर ओन फोरकास्ट फॉर वर्ल्ड जीडीपी एज फॉर अस कंट्रीज जीडीपी. तो अभी रिसेंटली हम किस डेटा की बात कर रहे हैं? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने जो डेटा इंडिया के बारे में रिलीज़ किया कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 है उसमें इंडिया की जीडीपी 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी. एंड दिस विल बी द बिगेस्ट एनुअल कॉन्ट्रैक्शन सिंस 1954 एज पर द ब्लूम्सबर्ग डेटा. और अगर हम इस पर्टिकुलर गिवन डेटा को अदर इंस्टीट्यूशंस के डेटा से कंपेयर करें तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर. अगर आरबीआई का डेटा देखें, आरबीआई के जो एस्टिमेट्स हैं उसमें भी ये कहा गया था कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इंडिया की जीडीपी है वो 7.5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी. स्टूडेंट माइंड इट इज़ नॉट जीडीपी ग्रोथ, इट इज़ कॉन्ट्रैक्शन. अगर आपको याद हो तो फर्स्ट क्वार्टर जो था हमारे इस फाइनेंशियल ईयर का उसमें जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 24.5% से कॉन्ट्रैक्ट हुई थी. लेटर ऑन जो अदर क्वार्टर्स आए, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस होता हुआ दिखा है. बट जो अगर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन 7.5% का आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया था. और एज पर एनएसओ स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके अकॉर्डिंग 7.7%. As per the economic trackers, the real GDP growth to be in the range of -6.5 to -9.9%. तो जो डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, जैसे कि IMF का जो एस्टिमेट्स है, वर्ल्ड बैंक के जो एस्टिमेट्स हैं, डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग के जो एस्टिमेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग एक रेंज जो सेट की गई है वो ये की गई थी कि -6.5 से लेकर के -9.9% का जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन इस बार इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा. And this is the growth data of India's GDP since financial year 2017. और जैसा कि हम सभी को पता है कि इस बार जो कॉन्ट्रैक्शन है that all because of the COVID-19 related pandemic. तो real GDP, this blue line indicates the real GDP and the red line indicates the nominal GDP. बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है. अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी में जो प्राइस और इन्फ्लेशन होता है उसको लेकर के कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता. अगर हम 10 साल पहले की जीडीपी को आज 10 साल बाद की जीडीपी से कंपेयर करते हैं तो हम कोई भी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं करते. अगर 10 साल पहले जीडीपी ग्रोथ 6% थी और आज अगर 7% है तो हम भी कहेंगे कि जो डिफरेंस आया वो केवल 1% का आया. हालांकि 2010 साल पहले जो प्राइस रहे होंगे कमोडिटीज़ के, सर्विसेज के, वो बहुत कम रहे होंगे. 10 साल बाद जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा रहे हैं. तो जो एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ है वो तो प्राइस और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद ही आएगी, तो उसको बोलते हैं रियल. और जो प्राइस एडजस्टमेंट या इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जिसमें नहीं होता उसको बोलते हैं नॉमिनल.
आपने एक टर्म सुना होगा जीडीपी डिफ्लेटर, कभी हम और डिस्कस करेंगे इन टर्म्स को। आज की न्यूज़ में तो समझ लीजिए बेसिकली जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें प्राइस और इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं होता। रियल जीडीपी में वी एक्चुअली एडजस्ट द इन्फ्लेशन इन ऑर्डर टू गेट द रियल पिक्चर ऑफ जीडीपी ग्रोथ. So in current financial year, both nominal as well as the real GDP has been into the contraction or contractionary trend. This contraction may go up to 9.9% in case of real GDP. अगर हम बात करें स्पेंडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैसी रही इस साल, जो इन्वेस्टमेंट हुए वो कैसे हुए। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपेक्स कंपनीज के थे उन सब ने अपने प्लान को पोस्टपोन कर दिया था, कैंसिल कर दिया था फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये हमने कई बार डिस्कस है कि जो नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उन सब ने अपने इस साल अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स थे उनको पोस्टपोन कर दिया है फॉर 2 years 3 years बिकॉज ऑफ द कोविड रिलेटेड अनसर्टनिटी। तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अगर छोड़ दिया जाए तो कंज्यूमर स्पेंडिंग एज वेल एज जो इन्वेस्टमेंट हैं, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों ही निगेटिव ट्रेंड में गए हैं। ये देख सकते हैं हम, जो रेड इंडिकेट कर रहा है दैट बार इंडिकेटिंग द एक्सपेंडिचर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, एंड ब्लू एंड ब्लैक बार इंडिकेटिंग द कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज। तो हमें ईजिली दिख रहा है कि ये दोनों ही निगेटिव टेरिटरी में है। केवल गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है वो बढ़ी है, और हम सभी को पता है कि वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्यों बढ़ी है, बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर, बिकॉज ऑफ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स गवर्नमेंट को चलानी पड़ी थी, वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाने पड़े थे इन ऑर्डर टू टैकल दिस कोविड-19। तो इन सब की वजह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो बढ़ी है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, बट जो इन्वेस्टमेंट है, स्पेंडिंग है, ये दोनों ही डाउन हुई है। और किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट डाउन हो रहा है, चाहे किसी भी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या कंज्यूमर स्पेंडिंग में, अगर एक्सपेंडिचर डाउन हो रहा है, इट इंडिकेट्स द इकोनॉमिक रिसेशनरी सिचुएशन। कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहा है, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, प्रोड्यूसर विल नॉट गेट द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस एनीथिंग, तो दे विल नॉट प्रोड्यूस। इफ दे विल नॉट प्रोड्यूस, देयर इज नो इनकम जनरेशन, देयर विल बी नो जॉब, नो इनकम जनरेशन, देन फर्दर इट मे लीड्स टू नो डिमांड। सो दिस विशियस साइकिल विल गो ऑन। इसीलिए गवर्नमेंट इस बार आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के जो बजट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर और कंस्ट्रक्शन पर ज़्यादा फोकस करेगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा, पब्लिक के हाथ में मनी आएगा, पब्लिक के हाथ में मनी गया, इट मे टर्न अप इनटू कंज्यूमर स्पेंडिंग और डिमांड। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म स्लाइड्स इन की सेक्टर्स, जो बेसिकली की सेक्टर्स हैं इंडिया के, उनमें कितनी ग्रोथ रही, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। और बहुत अगर कंसाइज फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल ईयर 20 में इन सब सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही थी, जस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ इतनी नहीं थी। बट अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की, तो एक्सेप्ट एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये दिस रेड बार इंडिकेट्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें रियल ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखने को मिला है, कुछ ग्रोथ देखने को मिली है ऑन ईयर बेसिस। Apart from agriculture, all other sector like construction, manufacturing, even the services have seen the negative growth trend। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर अफेक्ट हुआ है, दैट इज विद -12.6%। तो जो इंडिया के की सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन कम हुआ है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को छोड़ करके जो इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, उन सब में रिडक्शन हुआ है फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर और जो न्यूज़ हैं, रिलेटेड न्यूज़ हैं, डिफरेंट पेजेस पे दी हुई हैं, वो भी मैंने कवर करने की कोशिश करी है। एज पर द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी में ग्रोथ विद 8.0 to 11.5% फॉर नेक्स्ट ईयर। ऑल्दो इस ईयर में कॉन्ट्रैक्शन है, बट अब कोई भी इकोनॉमी के पास एक बिजनेस साइकिल होती है, इकोनॉमिक साइकिल होती है कि पहले वो रिसेशनरी कंडीशन में होती है, देन स्टार्ट रिकवरिंग, देन बूम, देन अगेन डिक्लाइन, देन अगेन रिसेशन, देन अगेन रिकवरी, बूम, रिसेशन। तो इस तरह की बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल चलती रहती है। तो डेफिनेटली अगर इंडियन इकोनॉमी इस समय रिसेशन में है तो अब वो रिकवर करेगी, अब वो रिकवरी के पाथ पर जाएगी। ये एक्सटेंट ऑफ रिसेशन वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, बट एज पर द इकोनॉमिस्ट इंडिया का जो मैक्सिमम एक्सटेंट था
रिसेशन का बिकॉज ऑफ कोविड-19 इंड्यूस रिसेशन वो कंप्लीट हो चुका है. नाउ इंडिया इज ऑन रिकवरी पाथ. वेरियस हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक indicators are also indicating the recovery. So number of experts are saying now India will grow from 8 to 11.5% at a constant price for upcoming financial year. An economy will go for economic expansion at current price that plays a crucial part in budget making. तो अगर ये एंटिसिपेशन है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इस बार का जो बजट होगा उस पर इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो रेवेन्यू कलेक्शन कितना होगा. डेफिनेटली क्यों हम इस समय बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रो करेगी या इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि बजट आने वाला है एंड बजट में जो एंटिसिपेशन होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पर ही किए जाते हैं जब भी कैलकुलेशन करी जाती है. तो जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है गवर्नमेंट उसी तरह का बजट लाती है. तो अगर ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, इट मीन्स टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा, रेवेन्यू जनरेशन अच्छा होगा और उसी एंटिसिपेटेड टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू जनरेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लान करती है. तो कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि द इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 11.5% एट मैक्सिमम एंड दिस इज द प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 बाय डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे कि EY इंडिया, ICRA, क्रिसिल, SBI रिसर्च, क्वांट इको रिसर्च, सब ने अपने अपने प्रोडिक्शंस दिए हैं ऑन रियल GDP ग्रोथ एंड ऑन नॉमिनल GDP ग्रोथ. अगर हम सबके प्रोडिक्शंस को कंबाइंड करें तो हम ये कह सकते हैं 8 से लेकर के 11.8 से लेकर के 11.5% तक का रेंज हमें देखने को मिलता है. मीन 8 से लेकर 11 तक का एक रेंज है और इसी रेंज में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल year. And as per the finance ministry, the continuous quarter-on-quarter growth endorses the strength of economic fundamentals to sustain a poor lockdown-shaped recovery. Government का भी कहना है, government is all preparing for mass immunization, mass vaccination drive. However, while the vaccination is drawing closer, continued observation of COVID, appropriate behavior, caution and surveillance is क्रूशल. स्टिल अभी भी इकोनॉमी को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता जब तक कि वैक्सीन प्रॉपर मास इम्यूनाइजेशन ना हो जाए, उसका एफिकेसी रेट ना देख लिया जाए, कोविड के जो नए वेरिएंट्स आते हैं उनका इम्पैक्ट ना देख लिया जाए. तो करंटली इकोनॉमी इज ऑन कॉशियस सिचुएशन कि अभी जस्ट पॉज एंड वॉच एंड सी हाउ COVID-19 pandemic is moving and how economy is being channelized. And as per the different predictions, Indians are likely to see a 5.4% decline in incomes during financial year 21. तो जो current financial year है उसमें income में fall दिखा गया है. Definitely income fall हुआ है, investment fall हुआ है, spending fall हुई है, and all those because of the COVID-19 induced pandemic. And this is the data since financial year 13 to financial year 21. और अगर हम पिछले सालों का डेटा देखें तो हर बार गवर्नमेंट जो पर कैपिटा इनकम रही हो थोड़ी बहुत वेरिएशन उसमें देखने को मिला है. ऑल्दो पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 20 में काफ़ी वेरिएशन था एंड इट डिक्रीज अप टू 6.1%, क्योंकि उस समय भी अगर आपको याद हो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में था. इकोनॉमी वॉज एक्चुअली गोइंग इनटू रिसेशनरी और इट वॉज हेडिंग टूवर्ड्स द रिसेशनरी कंडीशन. और उसी समय इंडिया ने कोविड-19 की वेव को फेस किया था लास्ट ईयर में अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर के 20 में, जिसके बाद इंडियन इकोनॉमी सडनली पैंडेमिक की सिचुएशन में आ गई और इट मे लीड्स टू कंप्लीट स्टैग्फ्लेशन सिचुएशन इनटू इंडियन इकोनॉमी. तो जिसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम हुई है फाइनेंशियल ईयर 21 में वो -5.4% तक फॉल करी है. ऑल्दो ऐसा भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 22 में इट विल इंक्रीज विद पॉजिटिव नोट. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1, डिजिटल सर्विसेज टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी USTR. सो फाइनली यूएस की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने जो अपना वर्डिक्ट सुना दिया, इंडिया के अगेंस्ट जो इंक्वायरी फाइल करी गई थी उसमें यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव या USTR ने ये फाइंड आउट किया है कि इंडिया ने जो एडिशनल 2% इक्वलाइजेशन लेवी इम्पोज किया है दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी, अनरीजनेबल, बर्डनसम अगेंस्ट American companies like Amazon, Google, Facebook, and this 2% equalization or additional equalization levy is inconsistent with the international tax
प्रिंसिपल। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि डिजिटल टैक्स क्या होता है, इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, गूगल टैक्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ऑल दीज टर्म्स आर एक्चुअली सिनोनिम्स, सेम टर्म्स हैं। तो डिस्क्राइब सेक्शन में गूगल टैक्स के नाम से एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना है जिसको आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस न्यूज़ कंप्लीटली। ऑल्दो जो स्टूडेंट मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, जो व्यूअर्स मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि हम किस न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वी हैव प्रीवियसली डिस्कस दिस न्यूज़, व्हाट इज गूगल टैक्स एंड व्हाट इज डिजिटल टैक्स, व्हाट इज इक्वलाइजेशन लेवी, और ये इशू एक्चुअली कहाँ से जनरेट हुआ था। थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। पिछले साल गवर्नमेंट ने जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं, ई मार्केटिंग कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उन पर एडिशनल इक्वलाइजेशन लेवी 2% का इम्पोज किया था, जिसको लेकर के कई सारी कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज स्पेशली गूगल, फेसबुक, अमेजोन जैसी कंपनीज ने अमेरिका में इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करी थी अंडर यूएसटीआर कि इंडिया ने जो 2% इक्वलाइजेशन लेवी इम्पोज किया है वो बेसिकली वो डिस्क्रिमिनेटरी है, वो स्पेशली अमेरिकन कंपनीज को ही टारगेट करके वो 2% का इक्वलाइजेशन लेवी इम्पोज किया गया है। तो इट इज़ अगेंस्ट द इंटरनेशनल टैक्स प्रिंसिपल, जिसको लेकर के इंक्वायरी चल रही थी और जो डिसीजन था वो पेंडिंग था। फाइनली यूएसटीआर की जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो वर्डिक्ट्स आए, उसके अकॉर्डिंग the Office of US Trade Representative has noted that India's digital service tax, that is DST or the equalization levy, was actionable under section 301 of Trade Act, which mean retaliatory tariff on Indian products. तो यूएसटीआर ने वार्न किया है कि अगर इंडिया ने ये 2% लेवी नहीं हटाया तो हो सकता है इंडिया को रिटेलिएटरी टैरिफ के फॉर्म में रिएक्शन फेस करना पड़े। रिटेलिएटरी टैरिफ मीन्स अमेरिका ने कहा कि अगर आप मेरी कंपनीज पर, मेरी जो ई कॉमर्स कंपनीज लाइक अमेजोन, गूगल, फेसबुक, इन पर 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगाएंगे तो जो आपकी सर्विसेज आ रही हैं, आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे मार्केट में, हम उन पर एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। रिटेलिएटरी टैरिफ, रिटेलिएटरी मीन्स बदला लेना, उन पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे ताकि आपके प्रोडक्ट्स भी हमारे मार्केट में महंगे हो जाएं। क्योंकि अगर आप हमारे अमेजॉन, गूगल, फेसबुक के प्रोडक्ट के सर्विसेज को महंगा कर रहे हैं अपने मार्केट में इन ऑर्डर टू मेक योर ई कॉमर्स कंपनीज मोर कॉम्पिटिटिव इन टू योर डोमेस्टिक मार्केट, सो विल डू the same thing for your products in American market. And the report based on section 301 probe initiated in June last year, and we have discussed number of time at that time about this news. तो अभी फिलहाल USTR का जो डिसीजन आया, उसकी इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स आई हैं, उसने इनकंसिस्टेंट बताया है इंटरनेशनल टैक्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंडिया के 2% एडिशनल लेवी को, और ये कहा है कि अगर इंडिया ने इसको रिमूव नहीं किया तो हम इंडियन प्रोडक्ट्स पर भी एडिशनल रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो अब ये देखना है कि इंडिया क्या एक्शन लेता है इसके अगेंस्ट। क्या इंडिया अपने इस 2% इक्वलाइजेशन लेवी को, जो उसने एडिशनल डिजिटल टैक्स इम्पोज किया है ई कॉमर्स कंपनीज पर, नॉन रेजिडेंस ई कॉमर्स और ई टेलर कंपनीज पर, क्या वो रिवोक कर लेगा गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट तैयार रहेगा कि, या इंडियन गवर्नमेंट प्रिपेयर रहेगी कि उस पर, उसके प्रोडक्ट्स पर भी, इंडियन प्रोडक्ट्स पर भी एडिशनल रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया जाए। दैट इज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये देखना है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साइड से क्या एक्शन लिया जाता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5। फार्म सेक्टर टू क्लॉक 3.4% growth. Gross value addition in agriculture and allied activities is expected to grow at 3.4% at a constant price in financial year 21 according to the first advance estimates. और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था पहले वाले आर्टिकल में, जिसमें भी हमने डिस्कस किया था जो की सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज, उसमें केवल एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जहां पर हमने पॉजिटिव ईवीए देखा था, और इस बार का जो एडवांस एस्टिमेट्स आए उसके अकॉर्डिंग 3.4% की ग्रोथ इन एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में एक्सपेक्ट करी जा रही है। दिस इज स्लाइटली लोअर देन द लास्ट ईयर, but at least best among all the sector of the economy, just like manufacturing, service or construction. And we all know Indian economy is heavily dependent on agriculture sector. अगर इसी करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें हम, तो एग्रीकल्चर ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट किया है, और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी जो एग्रीकल्चर का जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो इंक्रीज करेगा। एंड एट करंट प्राइस जीवीए ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 7.3% इन फाइनेंशियल ईयर 21, which is slightly lower than the 11.4% estimates of financial year 20.
ऑल्दो पिछले साल के कंपैरिजन में तो कम है, बट एटलीस्ट कोविड-19 के ड्यूरेशन में इस तरह की ग्रोथ रजिस्टर कर पाना भी एक बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। तो अगर इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर इज गोइंग विद द गुड पेस, दिस मीन्स द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट विल बी अराउंड 3.9% in financial year 21, that is lower than the 7% in financial year 20 according to the estimates of Ministry of Statistics and Program Implementation. Students, आज के न्यूज़ लेक्चर में दो बॉडीज़ का डिस्कशन हुआ है. वन इज़ नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस एंड अदर इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर बताएंगे इन दोनों ही बॉडीज़ का क्या मैंडेट है, व्हाट दे आर एक्चुअली सपोर्ट्स टू डू. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. अगर हम 2013 से ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखें एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो इट इज़ हाईली फ्लक्चुएटिंग इन नेचर. जैसा कि हमें ग्राफ में भी दिख रहा है, बहुत कांस्टेंट या लीनियरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी इन जीवीए केस, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़. बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, हर साल वेरिएशन आया है, बट फिर भी अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट 2012 या 13 का फाइनेंशियल ईयर छोड़ दें, तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें जितने भी 14 से लेकर के 21 तक बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा इन एग्रीकल्चर जीवीए. ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी मच प्रोग्रेसिव और इट इज़ नॉट वेरी मच डाउनवर्ड ट्रेंड, इट इज़ विद इन रेंज. जो वेरिएशन है वो भी विद इन रेंज ही है, बहुत ज़्यादा मेजर वेरिएशन नहीं मिलेगा कांस्टेंट प्राइसेस में भी, करंट प्राइसेस में भी, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी जो जीवी आया उसमें. तो जो आगे आने वाला ईयर है उसमें भी ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो agriculture sector that will perform good, although all these anticipations or forecast in agriculture depends on monsoon condition as well. तो मॉनसून कैसा रहेगा इस बात पर भी एग्रीकल्चर का जो फोरकास्ट है, एस्टिमेट्स है, वो थोड़ा सा डिपेंड करता है. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. ओक ट्री पीरामल ट्रेड चार्जेस ओवर DHFL बिड्स. आपको अगर याद होगा तो इस समय DHFL की बिड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा टशल चल रहा है, कई सारे लीगल पेच भी इसमें फंस रहे हैं. इवन ओक ट्री, पीरामल और अडानी ग्रुप जो 3 बिडर हैं मेनली, उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो DHFL के जो भी शेयर्स हैं उनकी वैल्यूएशन 0 होगा. अब एक नई न्यूज़ आ रही, अपिंग द एंड ओक ट्री कैपिटल एंड पीरामल ग्रुप हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द लेंडर टू बैंकरप्ट हाउसिंग फाइनेंस फर्म DHFL that offer submitted by the other firms is legally flawed and could eventually be challenged in court. तो और जो भी वोटिंग होनी है प्रपोजल पर, उस फिलहाल 14 जनवरी को होनी है. वाइल पीरामल हैज़ स्कोर्ड 9 points हायर देन द ओक ट्री अक्रॉस द 6 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स सेट बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. COC भी बोलते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को. ओक ट्री का ये कहना है कि इट्स ऑफर वॉज बीइंग अंडर वैल्यूड बाई 2,700 crore by the lenders, and this undervaluation of Oak Tree offers giving an upper hand to the Piramal. अगर आप कह दो तो Oak Tree ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि Oak Tree के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनीज जिन्होंने बिड ऑफर करी है दे आर डोमेस्टिक कंपनीज, इंडियन कंपनीज. तो Oak Tree का कहना था कि Oak Tree इज़ द ओनली फॉरेन कंपनी और फॉरेन बिडर इन दिस पर्टिकुलर DHFL बिड्स, तो ओक ट्री के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो. बट ओक ट्री ने एलिगेशंस लगाए कि जिस तरह से वैल्यूएशन हुआ है वो अंडर वैल्यूएशन हुआ है, और इस अंडर वैल्यूएशन की वजह से जो पीरामल है उसको अपर हैंड मिला है अंडर दिस बिडिंग process, and this include 1,000 crore set aside by Oak Tree from the future sale of DHFL's life insurance venture for the lender, and 1,700 crore of additional interest income which was offered by the firm 2 days after the deadline to submit the bid ended on December 22. हालांकि कंपनी, दोनों ही कंपनी ओक ट्री और पीरामल की साइड से कोई भी कमेंट नहीं आया है, बट ऐसा ओक ट्री का एलिगेशन है कि उसके जो भी उसने बिड लगाई थी दैट इज एक्चुअली अंडर वैल्यूड देन पीरामल. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. 2-wheeler रजिस्ट्रेशन बैक ऑन ग्रोथ ट्रैक, up 11% in December. So finally ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कुछ
ग्रीन पैचेस देखने को मिल रहे हैं। टू व्हीलर का जो रजिस्ट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया है 11% से इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हालांकि फेस्टिव सीजन में कुछ इंक्रीज देखने को मिला था अक्टूबर के मंथ में, बट लेटर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था। तो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जो भी पिकअप आया था टू व्हीलर सेगमेंट में या फोर व्हीलर सेगमेंट में, दैट ऑल बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल डिमांड, और अभी ये नहीं इंक्रीज होगा। बट दिसंबर का डेटा इंडिकेट ये कर रहा है कि 11% के रजिस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़े हैं 11% से। तो इस समय अब कुछ रिकवरी फिलहाल के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंटिसिपेट करी जा सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फिस्कल डेफिसिट टू हिट 6.1% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो इस फाइनेंशियल ईयर 21 में जो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट है वो जीडीपी का 6.1% तक पहुंच जाएगा, एंड दैट इज एक्चुअली ब्रीचिंग ऑल द प्रीवियस ईयर्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट। अगर आपको पता हो तो जो इंडिया का जो टारगेट रहता है वो 3 के आसपास होता है, और 3 के अंदर ही जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट जो एक्ट है उसके अंदर इंडिया हमेशा गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि 3 के अंदर ही फिस्कल डेफिसिट को रखा जाए। बट हर बार हर साल एस्केप क्लॉज इन्वोक कर दिया जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट ब्रीच करने की परमिशन मिल जाती है या विंडो मिल जाती है, ओपन हो जाती है। इस बार कोविड-19 इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, तो एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि इस बार जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस बार फिस्कल डेफिसिट जस्ट डबल हो जाएगा, 30 से लेकर 6.1% का फिस्कल डेफिसिट रहेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। ऑल्दो अगर हम पैंडेमिक की सिचुएशन को देखें तो इन कंपैरिजन टू द अदर ईयर्स फिस्कल डेफिसिट डेटा, दिस पर्टिकुलर डेफिसिट इज एक्चुअली डिजायरेबल और हाईली एंटिसिपेटेड। अगर ये फिस्कल डेफिसिट नहीं होता तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, गवर्नमेंट ने कोई भी मूव नहीं लिया, कोई भी स्टिमुलस पैकेज अनाउंस नहीं किया इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमी इनटू दिस कोविड-19 पैंडेमिक। तो क्वाइट अगर इसको एक सिंपल टर्म में देखें तो इट्स गुड कि इस बार 6.1% का डेफिसिट रहा। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, स्टिमुलस पैकेज लाए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इनिशिएट किए फॉर टैकलिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक। बट अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस 6.1% of GDP fiscal deficit data is not at all good. What is fiscal deficit? I suppose you all know. बहुत सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट के पास जितना रेवेन्यू है उस रेवेन्यू से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट के पास इमेजिन करें हम कि 100 रुपये हैं और गवर्नमेंट 150 रुपये का एक्सपेंडिचर प्लान कर रही है, 150 रुपये का एक्सपेंडिचर कर रही है। इन दैट केस गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द 50 रुपीज़ एज अ लोन either from RBI or from the international institutions. तो जो 50 रुपीज़ होंगे that will call as a physical deficit. गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट में रही, 150 का एक्सपेंडिचर था बट 100 रुपये का ही कलेक्शन हुआ। जैसे कह सकते हैं कि 100 रुपये का कलेक्शन था, गवर्नमेंट ने 150 का एक्सपेंडिचर किया। ऑल द फिजिकल डेफिसिट इज डबल स्वॉर्ड। दोनों ही चीज़ें इसमें एग्जैक्टली अगर फिजिकल डेफिसिट ना हो तो कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इसको अच्छा भी नहीं मानते, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट एक सर्टन अमाउंट के बाद फिजिकल डेफिसिट इज नॉट एट ऑल गुड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पीएम फ्लैग्स ऑफ वर्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन लॉन्च DFC section. So our Prime Minister Narendra Modi on Thursday flagged off the world's first double stack long haul container train from New Atal in Haryana to New Kishanganj in Rajasthan. और इसके साथ ही 306 किलोमीटर का रेवाड़ी मदार सेक्शन फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी लॉन्च किया गया, जिसको DFC भी बोलते हैं। तो ये मैं न्यूज़ क्यों ले रही हूँ, बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DFC? गवर्नमेंट ने रिसेंटली, अवर प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली जो डबल लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन डबल स्टेक लॉन्च करी है, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इस पर डिटेल में जा सकते हैं। सो बेसिकली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है, दैट वन ट्रेन कैरीज 360 10 feet containers equivalent units, which is equivalent to 270 high capacity trailer trucks, rail ministry statement said. So it's a very good progress for transportation and for internal business within the domestic boundaries of country India. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. And if you have any query and suggestion, write down comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.